हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ वांग सियान एफएफ यू बिलोंग टू माय हार्ट का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप ये पार्ट आप लोगों को पसंद आए। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी म्या को अपने साथ बाहर लेके जाता है। विंग उसे नहीं रोकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। विंग उसे जाते हुए देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वांगजी वहां से ओझल हो जाता है, मगर विंग अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वह थोड़ी देर तक तो वहीं खड़ा रहता है, मगर जल्द ही खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं वी बुसियान हूँ, विंग नहीं। वांगजी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ से दूर होने ही नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। इसके बाद वह अपने ऑफिस चला जाता है। इधर म्या कार में बैठी हुई यही सोच रही थी कि वेनचाओ ने गलती कर दी है उसे टारगेट देने में। वांगजी को फिर से अपनी लाइफ में लाने पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वेंस वांगजी को तो बर्बाद ही कर देंगे। तो फिर वांगजी के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा और लैंड कारपोरेशन को तो वो पहले ही छोड़ चुका है। उसकी फैमिली ने उसे 5 सालों से अपने से दूर रखा है, तो वह उसे आगे भी दूर ही रखेगी। कुल मिलाकर तो मुझे वांगजी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओह, इसलिए मुझे अपना फोकस उसके होने वाले हस्बैंड पर ही करना पड़ेगा। आखिर करंट में वही तो सबसे टॉप के पोजीशन पे है। तभी कार एक लग्जरी होटल के सामने जाकर रुकती है। वांगजी कार से उतरता है और कहता है, म्या बाहर आओ। म्या बाहर आ जाती है। म्या ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और फिर वांगजी से बोलती है, हम यहाँ क्यों आए हैं वांगजी? वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, बस एंजॉय करने। म्या ने थोड़ा सा मस्ती भरे अंदाज में कहा, क्या तुम फिर से कुछ खाने की सोच रहे हो वांगजी? वांगजी ने हंसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। इतना कहने के साथ ही वांगजी म्या का हाथ पकड़कर उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाने लगता है। जैसे ही म्या वांगजी के साथ उस रूम में एंटर करती है, वहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाती है। वहां सॉन्गलैन, साओ सिंचैन, वैन निंग, नी हुसैन बैठे हुए थे, मगर उनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं झलक रही थी म्या को देखकर। बल्कि म्या को वो ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे उनके पास अगर म्या आई तो उसका वो मर्डर ही कर देंगे। म्या को भी उस रूम के उस गर्म माहौल का अंदाजा हो गया था। वांगजी म्या का हाथ पकड़कर उसे बैठाता है। वांगजी का फेस, जो अब तक थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था म्या को, अब डार्क सा लगने लगा। वांगजी ने कहा, म्या, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें वेनचाओ ने यहाँ भेजा है और किस लिए भेजा है वह भी मुझे अच्छे से पता है। म्या वांगजी के मुंह से जब ये सुनती है तो कांपने लगती है। उसके पैर बैठे होने के बावजूद जमीन पर रखे नहीं जा रहे थे। तभी सॉन्गलैन आगे बढ़ता है और म्या के आगे एक फाइल को रख देता है। म्या क्वेश्चन भरी आइज से सॉन्गलैन की तरफ देखती है। म्या को अपनी तरफ यूं देखते हुए सॉन्गलैन ने कहा, म्या जानना चाहती हो इस फाइल में क्या है? म्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वह डरी सी लग रही थी। सॉन्गलैन ने कहा, म्या, हम तुम्हें अपना फ्रेंड मानते थे ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया है? इतना कहकर सॉन्गलैन वांगजी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी ने कहा, म्या, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरे और वी बुसियान के रिलेशन को बिगाड़ने के लिए आई हो यहाँ पर। आगे कुछ भी करने की सोचने से पहले ये फाइल पढ़ लो। म्या अपने कांपते हाथों से फाइल को ओपन करती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। वह जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसकी आंखें डर से बड़ी होने लगती हैं। अंत में उसने घबराकर फाइल को क्लोज कर दिया और जी की तरफ देखते हुए कहा, अब जब तुम मेरे बारे में जान ही गए हो तो बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? हम क्या चाहते हैं तुम्हें ये जानना है तो सुनो। जो काम तुम वेंस के लिए कर रही हो वही काम आज से, अब से, अभी से तुम्हें हमारे लिए करना होगा। वांगजी ने थोड़ा रूड वॉइस में कहा, मुझे क्या करना होगा? म्या पूछती है। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें वेंस को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम अपने काम में सक्सेस हो रही हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, बाकी का काम हम कर लेंगे। यह कहकर साओ सिंचैन उसे घूर कर देखता है।
वांग जी जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, उसने कहा, म्या एक वक्त था जब हम रिलेशनशिप में थे, तुमने तब से मुझे चीट किया और विंग पर तुमने गलत आरोप लगाए। तुम्हें शर्म नहीं आई उस वेंचाओ के लिए ये सब करते हुए? वो तो अच्छा हुआ था कि विंग की वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और हमारा रिश्ता ज्यादा नहीं चला, नहीं तो मैं कितना ज्यादा हर्ट होता तुम्हारे साथ रिलेशन में रह के। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और तो और तुम वेंचाओ के कहने पर मुझे फिर से हर्ट करने आ गई हो। यही प्लान था ना तुम्हारा कि तुम मुझे विभूषियान से अलग करती, फिर मुझसे मेरे सारे इंफॉर्मेशन लेकर वेंस को देती और बदले में पैसे ले लेती और फिर यहाँ से चली जाती। यही करने आई थी तुम ना? और ये क्या क्या किया है तुमने अपने हस्बैंड के साथ? उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर उसे जेल भिजवा दिया, उसकी कंपनी को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया है। तुम क्या हो गई हो म्या? खैर खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो बस मेरे काम से, जो तुम अच्छे से जानती हो। तुम्हें इसके बदले में उतनी मनी मिल जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा, बल्कि उसे 10% ज्यादा ही मिलेगी जितना कि बेंस तुम्हें दे रहे हैं। और मेरी पहली और आखिरी वार्निंग सुन लो, अगर इस बार तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी उम्र भर के लिए जेल भिजवा दूंगा। यही कहकर वांग जी वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। उसके पीछे उसके फ्रेंड्स भी जाने लगते हैं, मगर उन सभी के चेहरे उदास थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं म्या को दिल से अपना फ्रेंड मानते थे। और वांग जी सबसे ज्यादा सैड था, और हो भी क्यों ना, एक समय म्या वांग जी के सबसे ज्यादा करीब जो थी। आज पहली बार म्या को एहसास हो रहा था कि वो अपनी लाइफ में कितनी गलत थी, उसने क्या खोया है। इधर विंग अपने ऑफिस में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, उसका दिल बेचैन हो उठा था। वह नहीं चाहता था कि म्या और वांग जी साथ में रहें, क्योंकि केवल म्या ही एक अकेली लड़की थी जो वांग जी के करीब जा पाई थी। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ विंग इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, वैन कारपोरेशन के CEO मिस्टर वैन चाओ आपसे मिलना चाहते हैं। विंग जो अभी तक अपनी भावनाओं की जाल में उलझा ही था, वह जब देखता है कि वैन चाओ मिलने आया है, तो खुद को वह मिलने के लिए प्रिपेयर करने लगता है और सेक्रेटरी से कहता है कि आप उन्हें 5 मिनट बाद भेजिएगा। ये पहली बार था कि जब वैन चाओ जियांग कारपोरेशन के CEO से मिलने आ रहा था, और विंग नहीं चाहता था कि पास्ट के इंसिडेंट का कोई भी असर उसके और वैन चाओ के कन्वर्सेशन पर पड़े और वैन चाओ को उस पर जरा सा भी शक हो। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। आफ्टर 5 मिनट वैन चाओ और विंग आमने सामने थे। विंग ने कोल्ड फेस के साथ वैन चाओ को देखते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर वैन चाओ, कैसे आना हुआ? वैन चाओ को विंग की कोल्ड आवाज से थोड़ा सा डर लग रहा था। वह सोच रहा था, क्या मुझे इससे वांग जी के बारे में कुछ कहना चाहिए? मैंने सुना है ये इंसान बिजनेस के मामले में किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करता है। नो डाउट इसने अगर वांग जी को अपने पार्टनर के रूप में चुना है तो जरूर कुछ देखा ही होगा, और वांग जी है भी तो बिजनेस आइकॉन। जीरो से शुरू करना आसान नहीं होता है, और वांग जी ने ये किया है, तो कैसे मैं उसके बारे में कुछ गलत कह सकता हूँ? मुझे कुछ और ही सोचना चाहिए। काश मैं पहले ये सब सोच कर आया होता। वैन चाओ को थोड़ा सा सोचता विचारता देख विंग ने कहा, क्या हुआ मिस्टर वैन चाओ? आपको मेरा फेस इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि आप मुझे देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? आपको मालूम है ना, मेरा समय फिजूल बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। वह बहुत कीमती है मेरे लिए, तो प्लीज जो कहना है जल्दी कहिए। वैन चाओ विंग के इस कोल्ड आवाज से सकपका गया था। उसने कहा, मैं आपसे वांग जी कारपोरेशन के CEO लान वांग जी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। विंग के एक्सप्रेशन अब और ज्यादा डार्क होने लगे। उसने कहा, कहिए आपको क्या कहना है? वैन चाओ ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं मिस्टर वांग जी के स्किल पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि एक समय में हम और वो अच्छे फ्रेंड थे, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बीच के रिलेशंस बिगड़ गए हैं और अब तो वो मुझे अपना बिजनेस राइवल मानता है। आपने अपनी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट का हेड उसे बनाया है। विंग कनिंग स्माइल करता है और कहता है, ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर वैन चाओ कि आपके और मिस्टर वांग जी के बीच में रिलेशन कैसे हैं। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट से हट सकते हैं।
मगर मैं मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करता हूँ और ये भी अच्छे से जानता हूँ कि वो हस्बैंड होने के नाते नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन होने के नाते इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी है और आप ही इसे सॉल्व करिए, और अगर नहीं होती है तो आप इस प्रोजेक्ट से हट सकते हैं। बदले में उतनी अमाउंट पे कर दीजिएगा जितने की कंपनसेशन के लिए रखी गई है। मगर ये हम कैसे कर सकते हैं? वेन चाओ ने थोड़ा सा वरीड होते हुए कहा। कंपनसेट करने के लिए अगर हम अपनी पूरी कंपनी भी बेच दें तो हम इसे पूरी नहीं कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट पूरा कर दीजिए, सिंपल। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डील कर सकते हैं मिस्टर वेवोसियान, मगर आपके होने वाले पार्टनर अगर इसमें ना हो तो मैं ये नहीं कर सकता। और अब आप जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए और विद इन 1 वीक आप अपना डिसीजन सुना दीजिएगा। वेन चाओ ने पैनिक होते हुए कहा, मिस्टर वेवोसियान, आप ये कैसे कह सकते हैं? डोर उस तरफ है मिस्टर वेन चाओ, विंग ने बोल्डली कहा और डोर की तरफ इशारा कर दिया। वेन चाओ के पास वहां से जाने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वह गुस्से में वहां से चला गया। पूरा दिन गुजर गया मगर वांगजी विंग से मिलने जियांग कारपोरेशन नहीं गया था, जिस बात से विंग बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। इतना ही नहीं, रात में भी वांगजी जियांग मेंशन में नहीं पहुंचा था। विंग काफी परेशान हो गया था। उसने वांगजी को कई बार कॉल किया मगर वांगजी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। बहुत ही मुश्किल से विंग ने जियांग चेंग को संभाला था। जियांग चेंग के सो जाने के बाद विंग रूम में आता है और काफी देर तक वहीं बेड पर बैठा रहता है। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वांगजी फिर से म्याम्या के करीब ना हो जाए। समय के साथ उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल था वांगजी का। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, वेवोसियान, मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। मैं अपनी म्याम्या के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। उसने अपने कॉल को कट कर दिया। विंग का खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। गुस्सा, प्यार, डर, ये सारे इमोशंस उस पर हावी होने लगते हैं। वह अपने आप में नहीं था। उसने तुरंत सॉन्गलैन को कॉल कर दिया। सॉन्गलैन ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया। शायद वह रिसीव करने के लिए बैठा ही था। विंग ने बगैर कुछ सोचे समझे कहा, मैं विंग बोल रहा हूँ। वांग जी कहाँ है? क्या तुम बता सकते हो? सॉन्गलैन विंग की आवाज में उसकी हड़बड़ाहट, बेचैनी, डर सब फील कर पा रहा था। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। आज वो म्याम्या के साथ है। विंग जी से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, पता है मुझे, बस मुझे एड्रेस सेंड करो। वह कॉल कट करके बड़बड़ाने लगा, आज वो म्याम्या के साथ है। विंग को तो अब ये भी भूल गया था कि उसने सॉन्गलैन से वेवोसियान की तरह नहीं, विंग की तरह बात की थी। वह अपने रूम से बाहर आ जाता है और सर्वेंट को बुलाकर कुछ कहता है। थोड़ी देर में ही उसकी कार उस लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ती है जिसे सॉन्गलैन ने भेजा था। इधर वांगजी को घेर कर उसके सभी फ्रेंड्स बैठे थे। सॉन्गलैन ने कहा, वांगजी, तुम्हारे दिमाग के क्या कहने, पिछले कितने दिनों से विंग ने वेवोसियान बनकर हमारी लाइफ की बैंड बजा रखी है। फाइनली आज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो विंग है। फिर उसने न्यूसैन की तरफ देखा और कहा, थैंक्स न्यूसैन, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। न्यूसैन ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, मैं तो ऐसे आइडियाज देने में माहिर हूँ मगर मेरी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। यह कहकर उसने वेनिंग की तरफ विंग किया। साओ सिंचन ने कहा, सब तो ठीक है, बस अब म्याम्या की बारी है। उसे अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से देनी होगी क्योंकि दूर से वेंसु उस पर नजर जो रख रहा है। म्याम्या जो अब तक गिल्ट से भर चुकी थी क्योंकि उसे आज एहसास हो चुका था कि उसने क्या गलती की थी, असली हैप्पीनेस क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं लाइफ में। वह पुराने दोस्तों को देखकर यह समझ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि किसी भी रिलेशन में ऑनेस्ट होना कितना जरूरी होता है रिश्ते को बनाए रखने के लिए और खुद के अपने सुकून के लिए। वह वांगजी की तरफ देखती है और सोचती है, मेरी लाइफ का डायमंड था वांगजी, मगर मैंने उसकी कदर नहीं की। तभी वांगजी की नज़र म्याम्या पर जाती है। वह समझ जाता है कि म्याम्या किसी गहरी सोच में है। वह म्याम्या के करीब जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसके दोस्त जब ये देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। नींग हुसैन तो वांगजी के पास जाने ही वाला था मगर वेनिंग उसे रोक देता है। इस समय वांगजी का पूरा ध्यान म्याम्या की तरफ था। वह म्याम्या के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है
म्या वांगजी के इस एक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वांगजी ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा, म्या प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, समझो इस बात को। अगर ये बात नहीं समझ आए तो विंग की लाइफ को ले लो। हमने उसे खो दिया था म्या। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तुम एक समय मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी, सबसे ज़्यादा। क्या तुम भूल गई हो? अभी भी मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ म्या, बस मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे बारे में तो तुम अच्छे से जान गई होगी ना कि अब मेरी लाइफ में विंग है और अब हमेशा वही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद के बारे में सोचो प्लीज। अब ये सब करना बंद करो ना। वेन चाओ जैसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखो। तुम्हें पता है तुम क्या थी? तुम हमेशा से ऐसे नहीं थी म्या। प्लीज उसे दूर रखो अपनी लाइफ से और अपना ख्याल रखो। लाइफ एक ही बार मिलती है म्या, और इस तरीके से फालतू चालबाजियों में अपना समय और जीवन बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? लास्ट में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम इस समय संसार की सबसे धनी पर्सन भी बन जाओ ना, तो भी एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपने आप को खाली ही महसूस करोगी। प्लीज म्या, अभी भी कुछ नहीं बदला है। संभाल लो खुद को और निकल जाओ इस दलदल से। म्या जो अब वांगजी की तरफ देख रही थी, मगर उसकी आंखों में वांगजी के लिए रिस्पेक्ट साफ झलक रहा था। वह खुद को होल्ड नहीं कर पाती है और वांगजी के गले से लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी। उसको ऐसा देख सॉन्गलेन, साओ सिंचेन और वेननिंग भी हैरान थे। नी हुसैन काफी देर से वांगजी की बातें सुन रहा था क्योंकि उसे म्या पर भरोसा नहीं था। वह भी वहां जाना चाहता था मगर नहीं जा सकता था क्योंकि वेंसु था। वेंसु जो दूर से उन पर नजर रख रहा था। इसलिए अब वह वांगजी और म्या के पास न जाकर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उनको वहां की सारी कन्वर्सेशन बताता है। वो सभी म्या को लेकर थोड़ा सैड फील करने लगते हैं। तभी साओ सिंचेन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज देखकर साओ सिंचेन सबको अलर्ट कर देता है, वांगजी को भी। सब के सब वहां से उस क्लब की भीड़ में ही गायब हो जाते हैं। वांगजी जो समझ चुका था कि अब क्या होने वाला है, म्या से कहता है, चलो म्या, आज तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना है। म्या मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। म्या इतना कहकर उसका हाथ पकड़ती हुई उसे डांस फ्लोर पर खुद ही ले जाती है। मेंसू दूर खड़ा हुआ म्या और वांगजी पर अपनी नजर रख रहा था। उसे बस इतना ही समझ आ रहा था कि म्या अपनी चाल में कामयाब हो गई है। उसने वांगजी को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लिया है, यानी अपने करीब कर लिया है। वांगजी और म्या डांस फ्लोर पर थे और बहुत ही ज्यादा इंटीमेसी के साथ डांस कर रहे थे। तभी उस क्लब में विंग की एंट्री होती है। वह बदहवास सा अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसकी नजर डांस फ्लोर पर जाती है जहां पर वांगजी और म्या डांस कर रहे थे। वह दौड़कर वहां जाता है और म्या को फोर्सफुली वांगजी से अलग करता है। वांगजी के हाथों को खींचता हुआ वहां से बाहर लेकर आता है। उसकी आंखें इस वक्त जलन और गुस्से से लाल थीं। वांगजी को विंग के तेज कदमों के साथ अपने कदम मिलाने में परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। विंग कार की डोर ओपन कर वांगजी को बैक सीट पर फेंक देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। विंग कार चला रहा था। वांगजी मिरर से उसे देख रहा था। वांगजी आज बहुत खुश था क्योंकि उसे वो दिख रहा था जो वह विंग के फेस पर कब से देखना चाह रहा था। मगर वांगजी इस समय अपने मन के भावों को अपने फेस पर आने नहीं देता है। इधर क्लब में सॉन्गलेन, नी हुसैन, वेननिंग, साओ सिंचेन सब म्या को घेर कर बैठे थे। क्योंकि वेंसु विंग के जाने के बाद ही चला गया था तो उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वेननिंग जो कम बोलता था मगर आज उसने सबसे पहले बोलने की शुरुआत की। उसने कहा, म्या वांगजी ने जो कहा है प्लीज उस पर विचार करना। साओ सिंचेन ने विंग के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, म्या प्लीज तुम हमारी बातों को समझो, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं। म्या जो अब इमोशनल हो चुकी थी उसने कहा, थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं बहुत स्टूपिड थी जो इतने अच्छे दोस्तों की कंपनी को छोड़कर उस वेंचाओ के चक्कर में पड़ गई और अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को अपने से दूर कर दिया। काश कि मैंने ऐसा ना किया होता, मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। चीजें बदल तो नहीं सकती हूँ ना मैं। फिर भी मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं तुम लोगों की वही म्या बनूंगी जिसे तुम लोग प्राउडली अपना फ्रेंड कह सको।
और हम इसमें तुम्हारे साथ हैं म्या म्या। नी हुसैन ने अपनी चेयरफुल आवाज में कहा। अब हमें हमारी म्या म्या और विंग के मिलने की खुशी में पार्टी करनी चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है तुम लोगों का? नी हुसैन का इतना कहना ही था कि म्या म्या के साथ सब डांस फ्लोर की तरफ दौड़ चुके थे। नी हुसैन ने कहा, कहाँ जा रहे हो सब के सब? म्या म्या ने चिल्लाते हुए कहा, पार्टी करने। अरे तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मेरा ही आइडिया था ना, और मुझे ही छोड़कर जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यह कहता हुआ नी हुसैन उनके पीछे दौड़ गया। इधर विंग जो बहुत ही स्पीड में कार को दौड़ाए जा रहा था, वांग जी उसे कई बार टोकता है, मगर वांग जी की कोई भी आवाज विंग के कानों तक से जा ही नहीं रही थी। वह इतना ज्यादा गुस्से में था। तभी उसकी कार रुकती है। विंग उस कार से निकल जाता है और वांग जी को खींचता हुआ बाहर निकालता है। इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि वांग जी इस वक्त कितना ज्यादा हर्ट हो रहा होगा। वांग जी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था कि विंग उसे जियांग मैंसन में ना ले जाकर वहां लेकर आया था जहां वांग जी रहता था, जो विंग ने उसे दिया था। पर इस घर की चाबियां उसके पास कैसे आई? वांग जी यही सोच रहा था। तभी विंग ने डोर ओपन किया और वांग जी को बेड पर ले जाकर फेंक दिया। वांग जी विंग के इस एग्रेसिव एक्शन पर काफी हैरान हो गया था। उसे ये तो अच्छे से पता था कि विंग वांग जी को म्या म्या के इतने करीब देखकर काफी जेलस होगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि वह इस तरीके से रिएक्ट करेगा। उसने ये सोचा ही नहीं था। विंग ने गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई म्या म्या को अपने इतने करीब आने देने की? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि मैं कोई भी रिलेशन रख सकता हूँ। वांग जी ने भी गुस्से में विंग को पीछे ढकेलते हुए बोला, क्योंकि विंग उसके ऊपर झुकता जा रहा था। विंग ने कहा, नहीं, अब तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकते हो, किसी के भी नहीं, समझे? मत भूलो कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, ओके? ओह, तो अब समझा। तुम कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन को फॉलो ना करके मेरे ऊपर अपना हक जताना चाहते हो? वांग जी ने मिस्टीरियस हंसी हंसते हुए कहा। वांग जी की ये हंसी विंग का गुस्सा और भड़काने के लिए काफी थी। सडनली वह वांग जी के ऊपर घुटनों के बल बैठ जाता है और वांग जी के फेस की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ कहता है, अब से तुम मेरे हो, बस मेरे। तुम्हारे पास्ट में कौन था मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? तुम्हारा प्रेजेंट मैं हूं, बस मैं। मेरी इस बात को अच्छे से समझ लो तुम। मेरे अलावा किसी और के भी करीब जाने की कोशिश भी मत करना। इस समय विंग और वांग जी के फेस बस कुछ ही दूरी पर थे और वो एक दूसरे की सांसों की गर्मी को अच्छे से फील कर पा रहे थे। और अगर मैं ना करूं तो? वांग जी ने विंग को और भी ज्यादा उकसाने के लिए कहा, क्योंकि वांग जी अच्छे से महसूस कर पा रहा था, देख पा रहा था कि विंग भले ही गुस्से में उस पर चिल्ला रहा हो, मगर उसकी आंखों में नमी है। वांग जी को फिर से खो देने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जो वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये इस बात का सबूत था कि विंग भी वांग जी को उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितना कि वांग जी फिंग को। विंग की आंखें और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसने वांग जी के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ते हुए कहा, ये कहने की फिर से हिम्मत भी मत करना मिस्टर लान वांग जी। वांग जी जो अब तक विंग की इन सारी हरकतों को झेल रहा था, उसने अचानक से वो किया जिसने विंग के होश उड़ा दिए। वांग जी विंग को फ्लिप करता हुआ उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में घूरते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिससे विंग के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। विंग अभी कुछ समझ ही पाता कि वांग जी ने गुस्से में कहा, मैं क्यों नहीं ये करने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या सारी हिम्मत बस तुम्ही में है विंग? हाँ बताओ, बस तुम्ही में ही है। तुम्हें हिम्मत थी मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद खुद को खत्म करने की, तो मुझ में हिम्मत क्यों नहीं हो सकती है किसी दूसरे को अपनी लाइफ में शामिल करने की? हाँ बताओ, क्या सारी हिम्मत बस तुम्हारे ही पास है? कहो, अब कोई शब्द नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम चुप क्यों हो गए हो? बताओ मुझे, बताओ। विंग जो अब कुछ कहने की हालत में ही नहीं था, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके कानों में वांग जी के शब्द गूंज रहे थे। वांग जी जानता था उसकी आइडेंटिटी, वांग जी जानता था उसकी आइडेंटिटी कि वो विंग है। वो विंग है क्या? इसी वजह से वांग जी उस म्या म्या के करीब जा रहा था। क्या यही वजह थी कि वांग जी ने उसकी बात नहीं मानी थी? विंग अब कुछ और सोचना नहीं चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसे बस यही मन कर रहा था कि वो वांग जी के रिजेक्शन को सुने बिना खुद को खत्म कर ले।
वांग जी अभी भी विंग को घूर कर देख रहा था। आज उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कि वह उस समय लग रही थी जब उसने ब्रिज से जंप किया था। वक्त तो विंग के पास वजह थी डरने की, मगर आज आज तो कोई वजह नहीं है ना। क्यों? वांग जी को उसमें बेबसी नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथों की पकड़ विंग के बालों से छूटने लगी। विंग को जैसे ही ये महसूस हुआ तो उसने वांग जी को अपने ऊपर से धक्का देकर बेड से उठकर उस रूम से बाहर की तरफ दौड़ गया। वह डर गया था। वह वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि फिर वांग जी उसे रिजेक्ट करे। वह वांग जी से ये सुनना ही नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वह रूम से बाहर की तरफ भाग गया। वांग जी विंग को ऐसे जाता देखकर नहीं, दौड़ता हुआ देखकर अलर्ट हो गया। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया। विंग अभी बाहर जाने ही वाला था कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया और बाहर जाकर डोर को बंद कर दिया। अब विंग वांग जी के सामने था। दोनों आमने सामने खड़े थे। वांग जी जहां विंग को घूर रहा था वहीं विंग की नजरें झुकी हुई थीं। वह खुद को संभाल नहीं पाया। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें अब भरी थीं। आंसुओं की बूंदें उनसे निकल रही थीं। पहले तक जो आंखें गुस्से से लाल थीं, अब उन आंखों में निराशा नजर आ रही थी। विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपनी प्लीडिंग आई से वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, वांग जी, मैं विंग हूँ। तुम जानते हो मुझे? तुम्हें याद हूँ मैं? लग रहा था कि वो वांग जी को बता नहीं रहा था, बल्कि वांग जी से क्वेश्चन कर रहा था। वांग जी ने उसे अब तक याद रखा है कि नहीं? वांग जी का दिल विंग की इन बातों को सुनकर भर गया। उसने अपना हाथ विंग के हाथों से छुड़ा लिया, जिससे विंग एक पल के लिए कांप गया। उसे लगा कि वांग जी उससे हेट करने लगा है। वह उससे दूर जाना चाहता है। मगर कुछ ही सेकंड में उसकी ये सोच गलत साबित हुई, क्योंकि वांग जी अपने घुटनों के बल उसके ही सामने बैठ गया था। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, मैं हमेशा से जानता था कि तुम मेरे विंग हो, और ये जानकर मुझे जो फील हुआ था ना, मैं उसे शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। मगर तुम क्यों खुद को मुझसे छिपा रहे थे विंग? बताना चाहोगे मुझे? वांग जी की इतनी सॉफ्ट आवाज विंग के दिल को वो सुकून पहुंचा रही थी जिसकी हमेशा से उसे तलाश थी। नहीं, बल्कि ये कहें, उसे हमेशा से उसकी प्यास थी। वांग जी को बैठे ही कसकर गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वांग जी कुछ नहीं कहता है, बस विंग को रोने देता है और उसकी बैग को रब करने लगता है। विंग थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, मगर फिर भी काफ़ी देर तक वहाँ खामोशी का माहौल पसरा हुआ था। वांग जी भी विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। वह भी खामोश था और विंग के बालों से अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। जब खामोशी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तब वांग जी से रहा नहीं जाता। उसने कहा, विंग, क्या कुछ कहोगे नहीं? विंग ने पूछा, क्या तुमने मुझे याद किया? वांग जी हंसता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग इस पर वांग जी की आंखों में फिर से देखने लगता है। उसकी आंखों में अजीब से इमोशंस थे जिसे वांग जी समझ जाता है। उसने कहा, मैं जब तुम्हें भूला ही नहीं तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही क्या है? वांग जी के इस रिप्लाई पर विंग भी मुस्कुरा पड़ता है। उसने कहा, जब तुम्हें पता चला कि मैं विंग ही हूँ तो तुम्हें कैसा फील हुआ था वांग जी? फिर से विंग के बालों को सहलाता हुआ कहता है, बस लगा मेरे शरीर को उसकी आत्मा मिल गई है। वांग जी का इतना कहना ही था कि विंग अपनी डबडबाई आंखों से उसकी तरफ फिर से देखने लगता है। वांग जी उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए पूछा, तुम इन्हें क्यों बहा रहे हो विंग, जब तुम मेरे पास हो? अब विंग अब फिर खुद को संभाल नहीं पाता है और वांग जी को फिर से कसकर गले लगा लेता है। इस बार वांग जी भी सेम इंटेंसिटी के साथ विंग को गले लगा लेता है। काफी देर के साइलेंस के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो वांग जी विंग से कहता है, हमें आपस में बात करनी चाहिए विंग। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी विंग को अपने साथ उठाता है और उसे लेकर काउच पर बैठ जाता है और उसका सर अपने लैप में लेकर उसके बालों से एक बार फिर खेलने लगता है। तो अब बताओ, तुम क्यों खुद को छिपा रहे थे विंग? विंग ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं विंग हूँ।
अगर तुम्हें पता चलता तो तुम मेरा मजाक बनाते या फिर मुझसे नफरत करते ना, जो मैं नहीं चाहता था वांग जी। वांग जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ और क्या नहीं? किंग फिर अपनी उसी टूटी हुई आवाज में कहता है, बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हारी हर चीज से मुझे बहुत फर्क पड़ता है वांग जी, और हमेशा से पड़ता रहा है। क्यों? बताओगे मुझे? वांग जी आज सुनना चाहता था विंग की कन्फेशन। उसने विंग की आंखों में और भी गहराई से देखते हुए कहा, क्यों? आखिर क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें विंग? वांग जी की आंखों में खुद को खोता हुआ देख विंग फील कर पा रहा था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था वांग जी। तुम ही तो मेरी लाइफ लाइन थे ना। कुछ नहीं था मेरे पास सिवाय इस ख्वाब के कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा, और इसी को पूरा करने के लिए मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था, मगर मैं नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया वांग जी, और मैं हार गया। उस वक्त भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि काश मैं तुम्हारे साथ जी सकता, जब मैं अपनी इस लाइफ को खत्म कर रहा था। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और फिर कहा, बेवकूफ थे तुम विंग, बेवकूफ, और उसी बेवकूफी में उतना बड़ा कदम उठा लिया। दूसरों की वजह से खुद को खत्म कर लिया विंग। तुमने तुमने क्या किया था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं था ना वहां तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कितना रोका था, मगर तुमने सोचा ही नहीं मेरे बारे में। उस वक्त तुम्हें तुम्हारे प्यार का ख्याल नहीं आया, मगर तुम तो मेरी लाइफ में नहीं थे ना वांग जी। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ? मैं था उस वक्त, तो तुम्हारे साथ था ना, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग, बिल्कुल नहीं। मगर तुमने क्या किया वांग जी? विंग ने वांग जी की तरफ अपनी क्वेश्चनिंग आई से देखते हुए कहा, एक प्रिंस की लाइफ मेरे लिए छोड़ दिया, विंग से दुश्मनी मोल ले ली, अपनी लाइफ को स्ट्रगल में झोंक दिया, प्यार को अपने से दूर कर दिया। जी मैं सुनना चाहता हूँ, क्या मेरी वजह से ये सब किया था तुमने? बताओ ना प्लीज। मुझे लगता है तुमने मेरी वजह से किया था, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ तुमने सही समझा, तुम्हारी वजह से। मगर क्यों? मगर क्यों वांग जी? वांग जी ने कहा, तब नहीं जानता था, मगर अब जानता हूँ। क्या मुझे बताओगे वजह क्या है? क्या मुझे बताओगे वजह क्या है? विंग ने वांग जी की आंखों में फिर से झांकते हुए कहा, वजह जानना है तुम्हें? विंग ने बड़ी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने एक बड़ी सी स्माइल की और विंग को एक डीप पैशनेट किस में खींच लिया। विंग जो वांग जी की इस एक्शन से थोड़ी देर के लिए जम गया था, मगर कुछ ही सेकंड बाद उसका साथ देने लगा। उनका किस डीप से डीपर होता जा रहा था। दोनों जब ब्रीथ आउट हो गए तो ही जाकर एक दूसरे से अलग हुए। जब उनकी सांसें नॉर्मल हुई तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें अपना आंसर तो मिल गया होगा ना कि कुछ मुझे और करना चाहिए? विंग जिसकी आंखें आंसुओं से फिर भरी हुई थी, मगर ये आंसू खुशी के थे। वो अच्छे से समझ रहा था कि वांग जी का आंसर क्या था, मगर अभी भी शायद उसे यकीन हो नहीं पा रहा था। उसने अपने रुधे हुए गले से कहा, बताओ ना प्लीज, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? वांग जी इस बार विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ? हाँ वांग जी, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ। विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा। वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता है विंग, कब से मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हें पता है, तुम हमेशा से मेरे लिए एक डिस्गस्टिंग पर्सन रहे हो, जिसे मैं देखना तक पसंद नहीं करता था। तुम मेरे साथ 4 सालों तक साथ ही रहे, और तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे पता चला कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में, और जब तुमने पैसों के बदले अपना घर मुझे दिया तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और साथ ही तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया। मैंने तुम्हारे स्ट्रगल को देखा। मुझे बहुत
तुम पे तरस आता था बहुत ज़्यादा। मैं देखता था तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था ये सब देखकर। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी हेल्प करनी शुरू की। मैंने वो सब किया। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा बगैर तुम्हें बताए। मगर इसे प्यार नहीं कहा जा सकता है विंग। शायद इसमें दया थी, कुछ भी था, बस प्यार नहीं था। उस रात मैंने जब तुम्हें परेशान होते हुए देखा, तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था। बस तुम्हारे लिए चिंता थी, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें हर्ट करे, और उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मैं तुम्हें अपने पास सँजो कर रखना चाहता था विंग। मगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। और होता भी क्यों, क्या रिश्ता था हमारा? कुछ भी नहीं ना, हम तो ढंग से फ्रेंड भी नहीं थे। विंग ये सब सुनता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी ने कहा, विंग तुम क्यों परेशान हो? मैं सच तो ही बता रहा हूँ ना, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इस दुनिया से चले गए, तो मेरा मन तुमसे मिलने के लिए तड़प उठा था। अरे जाने का अफसोस नहीं कर रहा था विंग, बल्कि मैं तड़प रहा था तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनी लाइफ में फिर से लाने के लिए। तुम्हें पता है, उस वक्त मुझे लगा कि मेरे दिल का एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर कहीं गिर गया है। शायद तब मुझे प्यार का एहसास हुआ। धीरे धीरे मैं तुम्हें याद करने लगा, मगर इस तरीके से नहीं था कि मैं तुम पे दया करता या तुम्हारे ऊपर अफसोस करता या तुम्हारी बेचारगी मुझे परेशान करती, बल्कि वो चेंज हो चुका था, बहुत ज़्यादा चेंज। मैं तुम्हें खुद में फील करने लगा। और जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तो पता नहीं क्यों सब कुछ मैं भूल गया। मुझे वो सारी चीज़ें भूलती चली गई जो फीलिंग मेरी तुम्हारे लिए पहले थी, बल्कि उसकी जगह एक नई फीलिंग ने ली। एक नई फीलिंग जो मैं म्याम्या के साथ भी नहीं फील कर सकता था। मैं नहीं समझ पाता था कि मेरे साथ वो सब क्या हो रहा है। मैं हर वक्त तुम्हें पाना चाहता था। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें मुझे याद आने लगी थी, मगर उनके देखने का नज़रिया मेरा बदल गया था। ये कितना फ़नी है ना, जब मैं तुम्हें देखता था, जब मेरे मन में कुछ भी नहीं था, तो तुम मुझे बहुत अलग लगते थे। और जब मैं उन्हीं बातों को सोचने लगा और तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग ने जगह बनानी शुरू की, तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगने लगे थे। मुझे उस वक्त बहुत अफ़सोस होता था कि तुम्हारे रहते मैं तुमसे इतना दूर क्यों था, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया। और पता चला तुम्हारी डायरी। तुम्हें अपनी डायरी याद है ना? विंग ने कहा, तुमने पढ़ी है वांगजी? वांगजी ने कहा, हाँ पढ़ी है। उसकी एक एक लाइन मेरे दिमाग में छपी हुई है विंग। और सच कहूँ तो मुझे तुमसे नहीं, उस डायरी के विंग से प्यार है, बहुत प्यार है। उसके एक एक पन्नों से मुझे उसके एक एक पन्नों से मुझे प्यार है विंग। और उस डायरी को पढ़ने के बाद ही मैंने तुमसे प्यार करना सीखा है विंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या अब भी तुम बस डायरी से प्यार करते हो? नहीं ना, मेरे पास जब चलती फिरती इतनी खूबसूरत सी डायरी मेरे सामने बैठी है, तो मुझे उसमें क्यों दिलचस्पी होने लगी। अब तो मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ विंग, अपने विंग को। तो क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल करोगे? क्या तुम मुझे खुद को पढ़ने दोगे? विंग मुस्कुराता है और फिर से शर्मा के वांगजी के गले लग जाता है और कहता है, वांगजी तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। वांगजी ने कहा, हाँ किसी की नहीं पढ़नी चाहिए, पर मैं क्या करूं, जब वो मेरी प्यार की डायरी थी, या फिर वो ही मेरा प्यार थी। वैसे अब तो मेरा प्यार चेंज हो चुका है ना, तो मैं अब उसे नहीं पढ़ूंगा, आई प्रॉमिस। अब तुम कुछ भी लिखो, नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुमसे कब से कहाँ क्यों प्यार करने लगा? वेंग ने कहा, हाँ पता चल गया मुझे, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और ना ही करते हो, बस मेरी डायरी से करते हो। वांगजी ने कहा, वेंग तुम ऐसी
बातें मत करो ना प्लीज, मुझे हर्ट हो रहा है। अब मैं डारी से कब तक प्यार कर सकता हूँ? अब तुम हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं हूँ, और मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वांगजी ने कहा, आई होप तुम अपनी बात पर हमेशा कायम रहना, क्योंकि मैं तो लैन हूं ना, और लैंस एक बार जो कह देते हैं वो कह देते हैं। विंग ने कहा, मैं भी विंग हूँ, मैंने भी जो कह दिया वो कह दिया। वह उठकर बैठ जाता है और वांगजी को फिर से टाइट हग करते हुए कहता है, यह सच है ना वांगजी? तुम सच कह रहे हो ना? प्लीज मुझे संभाल लो, मेरा खुद पर से कंट्रोल खो रहा है वांगजी। प्लीज वांगजी, एक बार फिर से कहो ना। कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वांगजी उसकी हालत देखकर खुद भी शॉक था। उसने विंग को हक बैक किया और अपने हाथों से उसके बैग को सहलाने लगा। विंग काफी देर तक कुछ बड़बड़ाए ही जा रहा था। एक बार फिर से वांगजी को विंग को चुप करने के लिए उसे किस करना पड़ता है, मगर ये एग्रेसिव नहीं था बल्कि सॉफ्ट था, और बस थोड़ी देर के लिए था। विंग को चुप कराने के लिए काफी था। विंग वांगजी के इस एक्शन से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। वांगजी अब अपनी जगह से उठता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाने लगता है। विंग बिना कुछ कहे पीछे पीछे चला जाता है। वांगजी विंग के गले में अपने हाथों को डालकर कहता है, मुझे पता है आज तुम पूरे दिन म्या म्या की वजह से डिस्टर्ब थे, कुछ खाया भी नहीं होगा ना? अच्छे से पता है मुझे, तो चलो जाके फ्रेश हो जाओ, और मैंने तुम्हारे यहाँ सारे कपड़े अच्छे से रखे हुए हैं, मगर मुझे लगता है कि अब वो तुम पर फिट नहीं होंगे, तो तुम जाओ मेरे पहन लेना, मैं हमारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। यह कहकर वांगजी वहां से जाने ही वाला था कि तभी विंग ने वांगजी को बैक हक कर लिया और कहा, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वांगजी ने कहा, ठीक है विंग, अब मुझे किचन में तो जाने दो, जाओ तुम भी जाओ, फ्रेश होके आना, फिर तुम्हें जो करना होगा कर लेना। वांगजी की फ्लर्टिंग टोन सुनकर विंग ब्लश कर जाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अब वांगजी विंग की तरफ मुड़ता है और उसे विंग करता हुआ किचन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग और वांगजी दोनों डिनर टेबल पर सामने सामने बैठे थे। वांगजी विंग को अपने हाथों से खिला रहा था। विंग भी वांगजी की केयर और अटेंशन पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि जैसे आज वो कंप्लीट हो गया है। उसने कहा, मैं तुम्हें खिलाऊं वांगजी? वांगजी ने कहा, नहीं। यह सुनकर विंग का चेहरा उतर गया। वांगजी ने कहा, ओह विंग, तुम भी ना? मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे वांगजी नहीं लंजा कहो, फिर खिलाओ। विंग ने कहा, लंजा? वांगजी ने कहा, हाँ ये मेरा ही नाम है, मेरा बर्थ नेम, इस नेम से मुझे मेरे फादर बुलाते थे, और अब तुम बुलाओगे। विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर दोनों एक दूसरे को डिनर कराने लगते हैं। दोनों डिनर करते वक्त खामोश थे। डिनर के बाद वांगजी विंग से कहता है, चलो तुम रूम में चलो, मैं अभी आता हूँ, मगर खुद को तैयार रखना मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता है, वह किसी पपेट की तरह रूम में चला गया। वांगजी वहां से बर्तनों को लेकर किचन में जाता है, उन्हें क्लीन कर फिर से विंग के पास रूम में पहुंच जाता है। विंग चुपचाप अपने रूम को निहार रहा था। उसकी अच्छी बुरी यादें सब यहाँ पर थीं। तभी वांगजी रूम में आता है। विंग जो अपनी यादों में इस कदर खो गया था कि उसे वांगजी के आने का एहसास ही नहीं होता है। वांगजी उसे बैग से हक करता है, तब जाकर कहीं विंग को होश आता है। वांगजी ने उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहा, क्या सोच रहे हो विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद कर रहा था। वैसे तुमने मेरा घर बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे मैं यहाँ पर इसे छोड़ कर गया था। विंग के गले पर एक सॉफ्ट किस करते हुए वांगजी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। विंग को कुछ समझ ही नहीं आया। वह वांगजी की तरफ मुड़ जाता है। अब विंग और वांगजी दोनों आमने सामने थे। विंग ने कहा, मैं समझा नहीं। सच में नहीं समझे विंग? वांगजी ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी। तो चलो मैं समझा देता हूँ। यह कहता हुआ वांगजी विंग को लेकर बेड पर आ जाता है। विंग जिसे इस वक्त वांगजी की आंखें कुछ अलग ही दिखाई दे रही थीं, थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, वांगजी तो अब बताओ। वांगजी जो अब विंग की तरफ झुक रहा था, विंग को कुछ अलग ही फील हो रहा था। वह कुछ रिएक्ट करता कि उससे पहले ही वांगजी उसके कान के पास आकर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है,
मैं कुछ बताना नहीं चाहता विंग, बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारी आवाज़ में अपना नाम, और तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ अपने से मुझे दूर रखने की। तो क्या मुझे परमिशन है? विंग अपनी गर्दन पर वांग जी की गर्म सांसों को फील कर पा रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी जो विंग की हालत समझ पा रहा था, उसे विंग की खामोशी और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। वह कहता है, अगर यूं ही खामोश रहे ना विंग, तो मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ ही समझूंगा। विंग को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वह वांग जी को कसकर हक कर लेता है और खुद के फेस को वांग जी के चेस्ट में हाइड करके अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, तुम्हें परमिशन है वांग जी? वांग जी ने कहा, कॉल मी लंजा, मैंने कहा ना। विंग ने वांग जी की आंखों में बड़ी मुश्किल से देखते हुए कहा, लंजा तुम्हें परमिशन है। वांग जी की आंखें अब और भी इंटेंस हो गई थीं। वह विंग के फेस को अपने हाथों में लेता है और कहता है, थैंक्स मुझे परमिशन देने के लिए। इसके बाद से तो वांग जी का कंट्रोल उसके ऊपर से खो जाता है। थोड़ी ही देर में वांग जी और विंग के सेक्सी साउंड से वह पूरा रूम भर जाता है। नई सुबह, हाँ ये नई सुबह ही तो थी विंग और वांग जी के लिए। दोनों की लाइफ में जो एक दूसरे की कमी थी वो अब पूरी हो गई थी। वो दोनों कंप्लीट हो गए थे और मैं से हम बन गए थे। सारी दूरियां मिट गई थीं और साथ रहकर बिना साथ होने का दर्द जो दोनों ही झेल रहे थे वो अब खत्म हो गई थी। अजनबी होने का पर्दा जो उनके बीच था वो उठ गया था। सुबह के 11 बजे थे। विंग अभी भी सोया था, मगर वांग जी काफी पहले ही उठ चुका था। विंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देता है और विंग के ऑफिस के कपड़े भी मंगवा कर वहां रख देता है। वांग जी एक नोट और मेडिसिन विंग के पास छोड़कर ऑफिस के लिए आ जाता है। वह अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। उसके सामने वेन निंग, नी हुसैन, सॉन्ग लैन, साओ सिंचन सभी बैठे थे और सभी बड़ी क्यूरियोसिटी से वांग जी की तरफ देख रहे थे और सभी जानना चाहते थे कि रात को क्या हुआ था। नी हुसैन ने कहा, तो ब्रदर क्या हुआ, कुछ बताओगे? वांग जी जो ब्लश कर रहा था, उसके गर्दन पे विंग के बनाए ही कीज साफ दिखाई दे रहे थे। वेनिंग नी हुसैन का हाथ खूब तेज से पकड़ता है और कहता है, नी हुसैन तुम भी ना, कभी तुम्हारे पास अक्ल नहीं आएगी। तुम्हें वांग जी को देखकर नहीं लग रहा है कि कल रात में क्या हुआ होगा? देखो ना वांग जी कैसे ब्लश कर रहा है। इस पर नी हुसैन बोल पड़ता, ओ तो तुम बोलते भी हो, मेरे साथ बातें करने में तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखो ना वांग जी, देखो तुम्हारी वजह से मेरा वेनी किस तरह बोल रहा है। वांग जी कुछ नहीं कहता है और कहता है, नी हुसैन तुम भी ना मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस कर रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ। नी हुसैन कहता, ओके मैं चुप हो जाता हूँ और अब कुछ नहीं बोलूंगा। तभी सॉन्ग लैन और साओ सिंचन दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, तो बताओ क्या हुआ, विंग ने कन्फेस किया? वांग जी ने कहा, हाँ हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट किया है और हमारे बीच सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो उसे भी अपने साथ लाना चाहिए था ना, हम भी उससे बातें करते। वांग जी ने कहा, नहीं वो सो रहा था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वैसे भी यहाँ पे मैं काम की बातें करने आया हूँ। अब मैं 2 दिनों के अंदर इस वेंस के लफड़े को खत्म ही कर डालूंगा। इतने सालों से मैं विंग से दूर रहा था, मगर अब नहीं, अब मैं ये फालतू की टेंशन अपने सर से उतार के फेंक देना चाहता हूँ। साओ सिंचन ने कहा, और हम इसके एंड के करीब भी आ गए हैं, तो अब तुम बताओ आगे की क्या प्लानिंग है? वेनिंग ने कहा, वांग जी मैंने सारे फाइल कलेक्ट कर लिए हैं, ये देखो इसमें सारे एविडेंस हैं। वांग जी ने फाइल को ओपन किया। वेंस के सारे इलीगल बिजनेस की उसमें डिटेल्स थी, जिस पर वेनिंग लगभग 5 सालों से काम कर रहा था। सॉन्गलैन ने वांग जी के सामने एक दूसरी फाइल रख दी। वांग जी जब उसे खोलता है तो सन्न रह जाता है। उसमें करीब 25 लोगों की ऐसी फोटोज थी जिसे वेंस ने अपनी कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच दिया था। वांग जी जब ये देखता है तो उसकी आंखों में जैसे खून उतर जाता है, उसकी मुट्ठियां भीग जाती हैं, क्योंकि ये वेंस उसके विंग के साथ भी तो यही सब करने जा रहे थे। अगर उस दिन वो सक्सेस हो जाते तो इनमें से एक फोटो उसकी विंग की भी तो होती ना। यही सोचकर वांग जी अंदर से हिल सा गया था। यही बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। साओ सिंचन ने एक दूसरी फाइल वांग जी के सामने रखा। उस फाइल में उन सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम थे जिसके साथ वेन रोहान ये सारी डील करता था। कुछ नाम तो वांग जी के लिए सुने थे, क्योंकि कभी कभी ये लैन कुरैन से मिला करते थे
उसने कहा, मुझे अभी लैन मेंशन में जाना होगा। सबके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। वांग जी समझ गया। उसने कहा, डरो मत, मेरे अंकल हमारी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि वो कभी भी इस तरीके के लोगों को माफ नहीं करते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, विंग के मामले में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मगर ये शुरुआती एक आध सालों तक था। उन्हें भी शायद धीरे धीरे एहसास हो गया था कि मैं सही हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरा साथ तो नहीं दिया, लेकिन मेरे अगेंस्ट भी नहीं गए। अगर वो चाहते तो मैं यहाँ तक अपनी कंपनी को ला ही नहीं सकता था। और तुमको पता है, मेरे ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी, जितने भी अटैक हुए थे, कहीं ना कहीं मेरे अंकल ने मेरा साथ दिया था, सबसे छिपकर। किसी को भी नहीं पता था कि अंकल इन सब के पीछे हैं। वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे इन खतरों से बचा रहे हैं। ये बात मुझे सिचेन गगा ने बताई है अभी कुछ दिनों पहले, जब उन्होंने विंग की इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान तर गई, क्योंकि वो जानते थे लैन कुरैन भले ही अपने ओल्ड एज में हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने भले ही बिजनेस वर्ल्ड से अपनी दूरी बना रखी है, मगर उनकी पहुंच और उनका पावर अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी भी लोग उनके नाम से डरते हैं। वांग जी ने न्यूज़हैन से कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो ये फाइल लेकर, और वेन सांगलेन तुम बाकी के काम देख लेना। मैं अब और लेट नहीं करना चाहता। और साओ सिंचन, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तुम्हें वेन चाओ पर और वेन रोहान पर अपनी नज़र रखनी है। यह कहकर वांग जी नी हुसैन के साथ चला गया। इधर विंग जब उठता है वांग जी को अपने बगल में नहीं पाता है। उसे वांग जी जब नहीं मिलता है तो एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा ही छा जाता है। उसे इस बात का डर फिर से लगने लगता है कि कहीं वांग जी उसे छोड़कर तो नहीं चला गया है ना, कहीं वो रात उसके लिए सपना तो नहीं थी ना। मगर उसकी जान में जान तब आती है जब वांग जी के नोट्स उसे मिलते हैं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जब वह उसे अपने हाथ में उठाता है। उसे पढ़ने के बाद वह वहां से वॉशरूम जाता है। एक लॉन्ग शावर के बाद वह बाहर आता है और रेडी होकर पहले अपने घर को घूम घूम कर देखता है। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वांग जी ने घर को बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे विंग उसे छोड़कर गया था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और वह तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी ने पहले से ही उसके लिए एक कार वहां पर रखी थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। इधर वांग जी ने हुसैन के साथ लैंड मेंशन में जाता है। आज 5 सालों बाद उसने लैंड मेंशन में अपना कदम रखा था। हॉल में सबसे पहले उसे अपनी मॉम मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। मैडम लैन वांग जी को देखते ही इमोशनल हो जाती हैं और उसे दौड़कर गले लगा लेती हैं। मगर तभी वहां पर लैन कुरैन आ जाते हैं। लैन कुरैन को देखते ही वांग जी और मैडम लैन अलग होते हैं। लैन कुरैन मैडम लैन से कहते हैं कि वांग जी यहाँ पर क्यों है। वांग जी ने कहा कि मैं यहाँ अंकल आपसे मिलने आया हूँ। मॉम तो बस हमारे बीच में आ गई थी। मॉम प्लीज आप जाइए, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, पर मुझे अभी अंकल से बात करनी है। इसके बाद वांग जी और लैन कुरैन, जिनके साथ सिचैन भी थे, आमने सामने बैठे थे। वहां का माहौल पूरी तरीके से खामोशी में डूबा हुआ था। जब वांग जी ने वो सारी बातें लैन कुरैन को बताई और उनके सामने एविडेंस रखे, इससे पहले कि खामोशी और भी ज्यादा बढ़ पाती, तभी लैन कुरैन, जिनकी आंखों में नफरत भरी थी, वह अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, वांग जी तुम मुझसे क्या चाहते हो। यह सुनते ही वांग जी और सिचैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी ने कहा, थैंक्स, आपने मेरी बात पर भरोसा किया। वांग जी को घूरते हुए कुरैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारी थैंक्स के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ एक जिम्मेदार नागरिक के नाते। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इस तरीके की गंदगी को समाज से हटाने में हेल्प करूं। अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो, और मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। वांग जी ने एक फाइल लैन कुरैन के सामने बढ़ा दी और कही, अंकल आपको इन लोगों से बात करनी होगी। लैन कुरैन ने फाइल को देखा और कहा, तुम्हारा काम आज ही हो जाएगा वांग जी। वांग जी उठकर जाने लगा। तभी लैन कुरैन ने कहा, पूरे 5 सालों बाद वांग जी तुमने इस मेंशन में कदम रखा है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अगली बार आओ तो तुम्हारे साथ तुम्हारा वो पार्टनर हो।
मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। कुरैन का इतना कहना ही था कि वांगजी दौड़ता हुआ उनके गले से लग गया। कुरैन जिनकी आंखों में आज आंसू थे पर चेहरे पर स्माइल, उन्होंने कहा, वांगजी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मगर मुझे अपनी उस गलती पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरी उसी गलती ने ही तो मुझे इतना स्ट्रांग वांगजी दिया है। वांगजी कुरैन से थोड़ा दूर हटते हैं और इस वक्त वांगजी की आंखें भी भरी थीं, मगर वह कुरैन के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है अंकल, आपकी सीख, आपके अनुभव सबने मेरा साथ दिया है। भले ही आप मुझसे दूर थे, मगर मिस्टर लैन कुरैन के नेफ्यू होने का प्राउड हमेशा मेरे साथ था। अब मैं चलता हूँ अंकल, मैं लेट नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद ही वांगजी वहां से फिर जाने लगा। तभी सी चैन कहते हैं, वांगजी जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूँ। अब शाम हो गई थी, मगर यह शाम नॉर्मल नहीं थी। पूरे चाइना में हलचल शुरू हो गई थी। जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। वांग जी रिपोर्टर्स के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं आप लोगों को वेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले आप इन लोगों से मिलिए। वांग जी का कहना ही था कि वहां पर कुरैन के साथ वो 25 लोग भी आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें वेंस ने जबरन सेल किया था। कुछ ही मिनट में वहां सॉन्गलैन, वेननिंग, वेंचिंग, न्यूसैन भी आ जाते हैं। वांगजी ने कहा, आप इन लोगों को देख रहे हैं ना, इन लोगों को वेंस ने इस्तेमाल किया, इनकी मजबूरी का फायदा उठाया, और हम इससे भी ज्यादा आप लोगों को कुछ और भी बताने वाले हैं, पर इसके आगे की जानकारी मेरा सेक्रेटरी देगा। कहकर वह सॉन्गलैन को आगे आने के लिए कहता है और वेंस के सारे इलीगल डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाने के लिए कहता है। सॉन्गलैन वैसा ही करता है। वेंस के काले कारनामे देखकर सभी हैरान थे। हैरान तो विंग भी हो रहा था, जिसे उसके सेक्रेटरी ने टीवी ऑन करने के लिए कहा था। विंग उस बड़े से मीटिंग हॉल में लगा। वो टीवी जैसे ही ऑन करता है, उस पर लाइव शो चल रहा था, जिसे वह देखकर शॉक हो गया। उसकी नजर के सामने बैठे दो लोगों की नजर भी इस समय टीवी पर गड़ी हुई थी। वह भी बहुत हैरानी के साथ टीवी देख रहे थे। उनके चेहरे पसीने से भरने लगे थे। विंग ने कुछ ही मिनट में टीवी बंद कर दिया और कहा, क्या कहना चाहते हो आप मिस्टर वेन रोहान? वेन रोहान, जो समझ गया था कि उसका अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, वह कहीं का नहीं रहा। उसने कहा, मिस्टर वेवोसियान, आप मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे इस देश से बाहर जाने में मेरी हेल्प करिए। ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही कटीली मुस्कान दौड़ गई। उसने कहा, मैं कर दूंगा, मगर इसके बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। वेन रोहान ने कहा, आपको क्या चाहिए? विंग ने एक कनिंग स्माइल देते हुए कहा, आप अपने तीनों बेटों को मुझे सेल कर दीजिए। विंग के मुंह से यह सुनना ही था कि वेन रोहान अपनी आंखों को बड़ी करते हुए विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ मिस्टर रोहान, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया? वेन रोहान कुछ कहता कि उससे पहले वेन चाओ बोल पड़ता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग अपनी मॉकिंग हंसी हंसते हुए वेन चाओ के चारों तरफ घूमने लगता है और फिर उसके कंधे पर थोड़ा सा झुकते हुए कहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम सच में नहीं समझे या समझना नहीं चाहते हो? और यह कहने के साथ ही वह वेन रोहान की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे आपको भी तो यह समझाना नहीं पड़ेगा ना, पर ऐसा तो नहीं लगता है, आप इस फील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी मालूम पड़ते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने मिस्टर वेन रोहान? अरे मैं भी कितना पागल हूं ना, अब तो पूरे वर्ल्ड को आपकी इस बिजनेस क्वालिटी के बारे में मालूम चली गया है। तो बताइए, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है आपको या नहीं? वेन रोहान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इस वक्त वेन रोहान की आंखों में बेबसी साफ छलक रही थी। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ये समझ लीजिए, आपके बेटों पर मेरा दिल आ गया है। वेन चाओ का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वेन रोहान को पीछे करते हुए विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चिल्ला पड़ता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना? तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। नहीं,
बिल्कुल नहीं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। यह कहते हुए विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, मगर उसकी आंखें जैसे कुछ और ही बोल रही थीं। उसने कहा, मिस्टर वेन चाओ, आपका पूरा बिजनेस अब मेरे अंडर कंट्रोल में है, अकॉर्डिंग आवर डील। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ? बाहर जाने पर इस वक्त बस एक ही जगह आपको मिल सकती है और वो है जेल। जैसा कि सबको पता चल गया है कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, आप लोगों ने क्या क्या किया है, ये सब मिस्टर लैन ने ओपन कर दिया है। तो अब आप बताइए, मैं कहाँ आपका फायदा उठा रहा हूँ, बल्कि आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ ना। और अगर इस हेल्प के बदले थोड़ी सी श्योरिटी चाहता हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ मिस्टर वेन रोहान, बोलिए। इतना कहने के साथ ही विंग ने वेन रोहान की आंखों में झांकते हुए कहा, लगता है मिस्टर वेन चाओ को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। क्या आप भी मिस्टर वेन चाओ से एग्री करते हैं? नहीं, मुझे एक्सेप्ट है। वेन रोहान ने धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए कहा। विंग ने कहा, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। वेन रोहान ने कहा, मुझे एक्सेप्ट है, अब जल्दी से मेरे यहाँ जाने का इंतजाम करिए। वेन रोहान ने जोर से कहा। विंग ने जब ये सुना तो वह मुस्कुरा पड़ता है। उसने कहा, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है वेन रोहान। वेन चाओ, जो वेन रोहान के शब्दों को सुनकर अपने होश ही में नहीं था, वह बहुत ही ज्यादा दर्द में था। आज पहली बार, पूरी लाइफ में पहली बार, वह दर्द को फील कर रहा था जो उसके फादर ने दिया था। उसने जब से होश संभाला तब से आज तक उसके फादर ने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था। उसने भी अपने फादर की सारी बातें आंख मूंद कर मानी थी, मगर आज जब उसे अपने फादर की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उसके साथ नहीं है, बल्कि वो अपने को बचाने के चक्कर में उसे के भाइयों को बेच रहे हैं। उसने गुस्से से वेन रोहान की तरफ देखते हुए कहा, फादर, अब तो आप मेरे फादर कहलाने के लायक भी नहीं हैं। मैंने माना बहुत ही टफ सिचुएशन है हमारी, मगर आप हमारे साथ उसका सामना करने की जगह हमें बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। वेन रोहान ने गुस्से से कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ रहकर जेल जाऊं? सारा कारोबार मेरे नाम से है तो तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम तो बच जाओगे। और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो तुम इतना ज्यादा हाइपर हो रहे हो, तुम लोगों का फर्ज बनता है कि मेरे लिए कुछ करो। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है तो तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए कि नहीं? वेन चाओ अपने फादर की बात सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया। वह कुछ बोल ही पाता कि वेन रोहान ने कहा, आप इसे ले जा सकते हैं, साथ ही मेरे और दोनों बच्चों को भी, मगर आपको अपना वादा पूरा करना होगा। विंग किसी को कॉल करता है और अंदर 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वह वेन चाओ को वहां से खींच कर ले जाते हैं। वेन चाओ के जाने के बाद विंग ने किसी को मैसेज किया और वह वेन चाओ के सामने बैठ गया। वेन रोहान ने कहा, आपने अभी तक मेरे निकलने का इंतजाम नहीं किया है मिस्टर वी वुसियान। विंग मुस्कुराया। उसने कहा, बस 10 मिनट वेट करिए। 10 मिनट के बाद उस मीटिंग हॉल का डोर ओपन होता है। उस दरवाजे से वांग जी और उसकी टीम के साथ लैन कुरैन, मिस्टर सी चैन और चाइना के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर की टीम अंदर आती है। उनके पीछे पूरी मीडिया। थोड़ी ही देर में वेन रोहान पूरी मीडिया के सामने था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? क्या वांग जी के कहने पर तुमने ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया अपने लिए किया। वांग जी तो इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। वे वुसियान ने वेन रोहान को घूरते हुए कहा। उसने कहा, उसकी अपनी दुश्मनी थी तुम्हारे साथ और मेरी अपनी है। वो क्या है? वेन रोहान ने पूछा। विंग मुस्कुराया और वेन रोहान की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गौर से देखो मुझे, मैं कौन हूँ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वेन रोहान, जो विंग को देखता है मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। विंग ने कहा, चलो मैं ही हेल्प कर देता हूँ। मैं विंग हूँ, वांग जी का विंग। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, और अब मैं तुम्हारे बेटों का भी वही हाल करूंगा जो तुम मेरा करना चाहते थे। यह सुनना ही था कि वेन रोहान धम्म से नीचे बैठ जाता है। वह बड़बड़ाने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों का क्या होगा?
क्या होगा मेरे बच्चों का। तभी लैन कुरैन आते हैं और वेन रोहान को कॉलर से खड़ा करते हैं। वेन रोहान जब लैन कुरैन को देखते हैं तो कहते हैं, देखो कुरैन, तुम्हारे नेफ्यू ने इस विंग के साथ मिलकर क्या किया है हमारे साथ। वेन रोहान की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद होती है। वेन रोहान सामने की तरफ देखने लगता है। थप्पड़ इतनी जोरदार थी कि वेन रोहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका विजन ब्लरी होने लगता है। वो थप्पड़ कुरैन का था। कुरैन ने कहा, तुम ऐसे हो, मुझे पता क्यों नहीं चला। बिजनेस में आगे रहने के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे मेरे नेफ्यू पर प्राउड है कि वो तुम जैसे लोगों के आगे नहीं झुका। आप इसे ले जाइए। लैन कुरैन ने उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ इशारा किया। वेन रोहान ने कहा, ऑफिसर्स मैं चल रहा हूँ, मगर मेरे बेटों का क्या। ऑफिसर ने कहा, पहले तुम चलो, बाद में हम उन्हें भी तुम्हारे पास ढूंढ कर लाएंगे। कहता हुआ वह वेन रोहान को खींच कर वहां से ले जाने लगता है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी वहां से चली जाती है। कुरैन, जो कि अब विंग के सामने खड़े थे, विंग को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, विंग, माफ करना बच्चे, मैंने तुम्हें जाने समझे बिना तुम्हें गलत समझ लिया। विंग को कुरैन की वार्मनेस बहुत अच्छी लग रही थी। यह सीन देखकर सिचेन, वांग जी, साओ सिंचेन, सॉन्गलैन, वेन निंग, नी हुसैन सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। कुरैन ने विंग को अलग किया और कहा, वांग जी, आई होप तुम अपने पार्टनर के साथ जल्द ही लैंड मेंशन में आओगे। इतना कहने के साथ ही वह वांग जी के सर पर हाथ फेरते हैं और सिचेन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर कुरैन के जाने के बाद वांग जी और उसके सारे फ्रेंड्स विंग की तरफ देखते हैं। वीवो सियान, जो फिर से विंग बन चुका था, सब बहुत ज्यादा खुश थे। सब दौड़ कर आते हैं और एक ही साथ विंग को गले लगा लेते हैं। विंग भी बहुत खुश था। वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। ने हुसैन, सॉन्गलैन सभी विंग को बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रहे थे। विंग इन सब का प्यार देखकर बहुत ही भरा सा फील कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ने हुसैन कहता है, चलो हम इस पल को एंजॉय करते हैं, चलो अब हम पार्टी करते हैं। और नी हुसैन विंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। वांग जी बोलता है, नी हुसैन, तुम पार्टी बाद में करना, अभी विंग से कुछ सवाल मुझे पूछने हैं। विंग, वेन चाओ कहाँ है। विंग ने कहा, वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए वांग जी। वांग जी ने गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है वेन चाओ, बताओ विंग, और तुमने क्या किया है उनके साथ। विंग ने कहा, वो वहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। अब इस बात पर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, विंग, बताओ वो कहाँ है और तुमने उनके साथ क्या किया है। वांग जी की आंखों से थोड़ा सा डर जाता है। उसने कहा, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस उन्होंने जो मेरे साथ किया था मैंने उनके साथ वही किया है और मुझे इस बात पर कोई रिग्रेट नहीं है। वांग जी ने कहा, हमें वहाँ ले चलो विंग। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। अब विंग और वांग जी एक कार में थे और बाकी दो कार्स उनके दोनों फ्रेंड्स की भी चल रही थी। थोड़ी ही देर में वो उसी फार्म हाउस पे थे जहां कभी विंग था। विंग की आंखों में नफरत, आंसू, गुस्सा सब एक साथ थे। वह नहीं चाहता था कि वांग जी यहाँ आए, मगर वांग जी को वो रोक भी नहीं सकता था। वांग जी विंग को खींचता हुआ उसी हॉल में ले गया और उसके पीछे पीछे उसके फ्रेंड्स भी। सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह गए थे। वेन चाओ, वेन जूलियो, वेन सू सभी हाफ नेकेड थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग थे जिनकी गंदी नजर उन पर थी। वेन चाओ, वेन जूलियो और वेन सू सभी की आंखों में एक डर था और वो डर से कांप रहे थे। जैसे ही उनकी नजर वांग जी पर जाती है, वह उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, वांग जी प्लीज सेव करो हमें, हमें बचा लो इन लोगों से। इतना कहकर वह वांग जी, सॉन्गलैन और साओ सिंचेन के पीछे छिप जाते हैं। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ तुम सब। वांग जी की गुस्से भरी आवाज को सुनकर सभी अपनी जगह चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो विंग। विंग ने कहा, कुछ नहीं वांग जी, इन्होंने जो मेरे साथ किया था ना, मैं वही इनके साथ कर रहा हूँ, मैं वही सब इन्हें लौटा रहा हूँ वांग जी। मैं इनकी आंखों में वही पेन देखना चाहता हूँ जो उस वक्त मेरी आंखों में था। तो देख लिया ना,
हाँ, देखो, यह वही वेंचाऊ है जिसकी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकती थी। और ये सारे वही वेंस ब्रदर हैं जो किसी को कुछ समझते नहीं थे। और आज इनकी हालत देखकर मुझे वो पल याद आ रहा है। विंग विंग जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी, उसका शरीर कांप रहा था। वांगजी ने विंग की तरफ बड़े प्यार से देखा और उसे गले लगा लिया और कहा, विंग शांत हो जाओ प्लीज। विंग वांगजी की बाहों में खुद को मेल्ट होता सा फील कर रहा था। उसकी आंखों से उसका पेन आंसू बनकर निकल रहा था। जब वांगजी विंग को थोड़ा शांत देखता है तो अपने से अलग करते हुए कहता है, विंग मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब बंद कर दो। तुमने देख लिया ना जो तुम्हें देखना था। इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुमने उन्हें उसी हालत में पहुंचा दिया। देखो इनके चेहरे को, ये वही लोग हैं। अब बंद करो इसे। तुम इन्हीं की तरह तो नहीं बन सकते हो ना विंग। इनको इनकी सजा किसी और ढंग से दे देंगे। तुम वो मत करो विंग, क्योंकि तुम वो करने के लिए नहीं हो। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। पर वांग जी जो इमोशनल हो गया था, उसने कहा, मेरा विंग हमेशा से ही एक अच्छा पर्सन था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अच्छाई थी और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे कभी भी खो विंग। हमने इनका सब कुछ ले लिया है और ये आज उसी स्टेज पर हैं, उसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां कभी तुम थी, बल्कि ये कहें कि उससे नीचे, क्योंकि तुम्हारे पास तो हिम्मत थी ना विंग फाइट करने की, सब कुछ हासिल करने की, मगर इनके पास तो अब वो भी नहीं बचा है। तो इन्हें यहीं बर्बाद छोड़ दो और चलो मेरे साथ। अब इन्हें माफ करो और चलो मेरी दुनिया में मेरे साथ। मगर तभी सॉन्गलैन और साओ सिंचैन ने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों हम इन्हें माफ कर दें? क्या तुम वो सब भूल गए हो? वांग जी ने कहा, नहीं भूला, और उन्हें उसी कंडीशन में पहुंचा दिया। ये वीन का दर्द झेल रहे हैं, देखो इनकी आंखों में। क्या ये वही हैं जिन्हें हम जानते थे? नहीं ना। तभी वेनिंग ने कहा, हाँ वांग जी, मगर क्या इन्हें छोड़ने के बाद ये तुम लोगों से रिवेंज नहीं लेंगे? वांग जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं इन्हें इस लायक कभी छोड़ूंगा ही नहीं। ने हुसैन ने कहा, मगर फिंग ये चाहता है वांग जी, तो ये फैसला उसी को लेने दो। वांग जी ने कहा, मैं फैसला नहीं ले रहा, बस उसे सलाह दे रहा हूँ। फिर वह विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरी फैसला तो विंग को ही लेना है और विंग जो तय करेगा मैं हर हाल में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। विंग जो अब तक खामोश था, उसे भी अंदर से ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया और उन लोगों की तरफ ऑर्डर देते हुए कहा, जो वेंस के लिए, जो वेन चाओ, वेन जूलियो और वेंसू को परेशान कर रहे थे, तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। इतना सुनना था कि वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और अब विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वांग जी मैं हमेशा से तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता था। विंग अपने सभी दोस्तों के सामने वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी मैं हमेशा से, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से लेकर आज तक, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ पूरी लाइफ के लिए रहना चाहता था। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? वांग जी मुस्कुराया। उसने विंग को गले लगाकर कहा, हाँ बिल्कुल। और विंग और वांग जी का ये प्यार देखकर उसके सभी फ्रेंड्स जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। मगर वेन चाओ की नज़र वहाँ पर झुकी हुई थी, क्योंकि कभी वो इन सारे लोगों का एक हिस्सा था, मगर आज अपनी गलती की वजह से वह इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो गया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। वेन चाओ, वेन सू और वेन जूलियो को अरेस्ट कर लेती है। विंग और वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ उस फार्म हाउस से निकल जाते हैं और विंग मेंशन में पहुंच जाते हैं। और रात तो काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो सभी मेंशन में ही रुकते हैं और पूरी रात मेंशन में धमाल मचाते हैं। और उन सब का साथ दे रहा था विंग का प्यारा सा
ब्रदर जियांग चैंग। सभी फ्रेंड्स जियांग चैंग से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और विंग उन्हें बताता है कि वो जियांग चैंग से कैसे मिला था, कैसे जियांग चैंग ने उसे सेव किया था। वांग जी जियांग चैंग को देखता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, चैंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, एक बड़े भाई की तरह, एक माँ की तरह, एक डैड की तरह, क्योंकि तुमने मुझे मेरी लाइफ लौटाई है। विंग भी वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा वांग जी, तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद तो उसके सभी चारों फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे को फिर से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, हम सब एक साथ हैं और हम सब जियांग चैंग का पूरी लाइफ ख्याल रखेंगे। इसके बाद तो फिर उन लोगों की ड्रिंक शुरू हो जाती है, पूरी रात उनकी मस्ती चलती रहती है। काफ़ी देर तक जगने के बाद वह सुबह जाकर कहीं सोए थे, मगर जियांग चैंग तो पहले ही सो गया था। सुबह हुआ कि उनके मेंशन का डोर ओपन हो जाता है। मेंशन का डोर ओपन करके कोई शख्स अंदर आता है, मगर सामने का नज़ारा देखकर वह अजीब से एक्सप्रेशन बनाता हुआ स्माइल करता है और कहता है, चेंग। जियांग चैंग उठ गया था, वह सभी को उठा रहा था मगर कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वह सामने के शख्स को देखता हुआ दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, डैड, आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ आप आ गए, देखो ना मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। जियांग चैंग की नज़र उन सभी पर जाती है और कहती है, हाँ देखा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को उठाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं उठा। जियांग चैंग ने कहा, चलो हम साथ मिलकर उठाते हैं। सबसे पहले हम वांग जी गगा को उठाते हैं। जियांग फेमियान ने कहा, क्यों, विंग गगा को क्यों नहीं? अब मैं वांग जी गगा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनना था कि जियांग फेमियान हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है। जियांग चैंग जियांग फेमियान को पकड़कर वांग जी के पास ले जाता है। जियांग फेमियान वांग जी के सर को हिलाते हैं। जैसे ही वांग जी को एक अजनबी सा टच फील होता है, वह उठकर बैठ जाता है और जियांग फेमियान को देखने लगता है। जियांग चैंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वांग जी गगा, ये मेरे डैड हैं। जियांग फेमियान वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और कहते हैं, मैं जियांग फेमियान हूँ, तुम मिस्टर लैन खुरैन के नेफ्यू वांग जी हो ना? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी उसकी बगल में पड़ा हुआ विंग भी उठ जाता है। विंग जब फेमियान को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके गले से लग जाता है। फेमियान ने कहा कि क्या हुआ विंग, सब ठीक है ना? यहाँ का माहौल देखकर लग रहा है कि तुम सब बहुत अच्छे से हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और तुमने अपना रिवेंज भी ले लिया है। विंग ने कहा, यस डैड, हम बहुत खुश हैं। उन सबकी कन्वर्सेशन सुनकर और सभी लोग भी उठ जाते हैं। विंग जियांग फेमियान से सबका परिचय करवाता है। जियांग फेमियान बहुत खुश होते हैं। तभी जियांग चैंग मुंह बनाते हुए कहता है, डैड, ये सब विंग गगा के नहीं, मेरे फ्रेंड हैं। जियांग फेमियान ने कहा, हाँ ये तुम्हारे ही फ्रेंड है, विंग गगा के फ्रेंड तो बस मैं हूं ना, बाकी सब तो तुम्हारे फ्रेंड है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इस तरह से विंग और वांग जी की सुबह बहुत अच्छी होती है। आज की सुबह जितनी ही हसीन थी, उससे भी ज़्यादा आज की रात हसीन होने वाली थी, क्योंकि आज लैन मेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था और वहाँ दो दो ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। एक थी वी वुशियान और वांग जी की और दूसरी नी मिंजे और सी चैन की। दोनों ही कपल आज बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों ही कपल स्टेज पर खड़े थे और वेडिंग रिचुअल कंप्लीट कर रहे थे। जब उनकी वेडिंग रिचुअल कंप्लीट हो जाती है तो सभी आते हैं, उन्हें अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। आज विंग और वांग जी के फ्रेंड्स के साथ जियांग चैंग और सी चैन का बेबी सब बहुत मस्ती करते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था। जब वेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो बारी लास्ट रिचुअल की होती है। नीमिनजे और सी चैन तो लैन मेंशन में ही रुक जाते हैं, पर वांग जी और विंग की कार सड़कों पर दौड़ रही थी। विंग पूछता है, वांग जी कहाँ लेके जा रहे हो, क्या हम लैन मेंशन में नहीं रहेंगे? वांग जी ने कहा, नहीं, आज की रात बहुत खास है तो हमें अपने खास जगह पर जाना होगा। विंग ने पूछा, वो क्या जगह है? वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो
तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में वांग जी की कार ठीक विंग के घर के सामने रुकती है। विंग स्माइल करता हुआ वांग जी को देखता है और फिर अपने घर की तरफ देखता है जिसे एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से विंग चाहता था। उसकी डायरी में लिखा था। विंग ने कहा, वांग जी तुमने मेरी डायरी का सच में एक एक पेज पढ़ा है। वांग जी ने कहा, बिल्कुल, अभी तो अंदर चलो डार्लिंग। यह कहता हुआ वांग जी विंग को अंदर की तरफ ले जाता है। विंग जैसे जैसे अंदर आ रहा था उसे अपने घर में वो सारी चीजें, सारे डेकोरेशंस बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि उसके पेज में था। उसने अपनी डायरी में ये मेंशन किया था कि जब वह वांग जी के साथ वेडिंग करेगा तो अपने घर को किस तरीके से, किस कलर से और किन चीजों से सजाएगा। वांग जी ने बिल्कुल वही किया था। अब बारी आती है उनके वेडिंग रूम की, जिसे वांग जी ने बिल्कुल उसी तरीके से सजाया था जिस तरीके से विंग चाहता था। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने वांग जी को गले लगाते हुए कहा, वांग जी तुमने मेरे सपने को हकीकत बना दिया। वांग जी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारे सपने को मैंने हकीकत कहाँ बनाया है विंग, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। चलो अब हम अपनी वेडिंग रिचुअल को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। यह कहता हुआ वांग जी विंग को बेड पर ले जाता है और विंग के हाथ में एक गिफ्ट देता है। विंग बड़े आश्चर्य के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम्हारा गिफ्ट। विंग ने कहा, गिफ्ट? लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ले पाया। वांग जी ने कहा, ये घर तो तुम्हारा ही दिया हुआ गिफ्ट है ना वांग जी, और जो अभी भी मेरे ही नाम पे है, और मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। विंग हंसने लगता है, कहता है, ओह ये बात है, तो ये कौन सी गिफ्ट है? वांग जी ने कहा, खुद देख लो। विंग उस गिफ्ट को ओपन करता है। उसमें उसकी वही डायरी थी। विंग ने कहा, ये तो मेरी ही डायरी है। वांग जी ने कहा, हाँ ये डायरी तुम्हारी है, इस डायरी के पन्नों की फीलिंग तुम्हारी है, तो इस डायरी को एक बार फिर से पढ़ लो और जो कुछ भी तुम मेरे साथ करना चाहते हो आज की रात वो कर सकते हो। मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं करूँगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में मैं वो कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, और किलान वांग जी आज की रात यही तुम्हें गिफ्ट देता है। इतना सुनना ही था कि विंग वांग जी को गले लगा लेता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी जैसा पर्सन उसके सामने सबमिसिव हो सकता है। विंग ने कहा, वांग जी आई लव यू, मेरी लाइफ आज कंप्लीट हो गई, मुझे तुम मिल गए, तुम्हारा प्यार मिल गया। सेम मेरे साथ भी तो यही है ना विंग, और फिर अब हम बातों में अपनी रातों को क्यों बर्बाद करें। चलो अपनी नई सुबह की शुरुआत आज की इस रात को कंप्लीट करके करते हैं। इसके बाद उनकी वेडिंग नाइट शुरू हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, मेरी ये वांगसियान एफएफ यू बिलोंग टू माई हार्ट आज यहीं एंड होती है। आई होप ये एफएफ आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू।